न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद है, फैजान, अशरफ, ऋतुश्री, हिमांशी, मोनिका और कासिम। आज इनसे जानेंगे देश के बड़े मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि देश में अभी क्या चल रहा है। बात अगर चलने की है तो कोरोना अभी पीक पे है और कोरोना के जो मरीज है लगातार सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कोरोना भयावह रूप ले चुका है। तो इस खबर पर ज्यादा डिस्कस के लिए हम बात करेंगे हिमांशी से। हिमांशी, ये बताइए कि कोरोना के आंकड़े किस कदर बढ़ रहे हैं और क्या अभी ताजा मामला है? जैसा कि आपको बता दें कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जैसे पहला और दूसरी लहर में इतनी तेज़ी से नहीं फैला था, लेकिन तीसरी लहर इतनी तेज़ी से फैल रही है। और आंकड़े आपको बता दें 1,93,000 के आसपास आ रहे हैं और मौतों के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। इससे बचने के लिए हम सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, हिमांशी ने कहा कि जिस तरीके से देश के 24 घंटे में अगर कोरोना आंकड़े की बात करें तो हमारे सामने स्क्रीन पर है 1,93,000 देश में पूरे केस आए हैं और 25,000 की बढ़ोतरी जो है केसों की हुई है। देश में 8 राज्य परेशानी का सबब है जहां पॉजिटिविटी रेट बहुत ही ज्यादा है। हिमांशी से हम कहना चाहेंगे थोड़ा आंकड़े दिखाया जाए कि किस तरीके से मामला है। देखिए, जनवरी का अगर आंकड़ा दिखाए तो 27,553 मामले थे, जो 4 जनवरी में बढ़कर 58,000 हो गए, लगभग डबल। और उसके बाद अगर 6 जनवरी की बात करें तो 1,17,000 हो गए, 8 जनवरी में 1,59,000 हो गए और 11 जनवरी को ये आंकड़े बढ़कर 1,93,000, मतलब जो 600% की जो है डेली केस की बढ़ने की प्रतिशत है। तो उसको देख के लगता है कि हमें सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है कि कोरोना बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। तीसरी लहर जी आ चुकी है देश में। सर्दी के साथ आपको कोरोना का भी ध्यान रखना है और मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज करें हाथों को और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें। बात कोरोना की हो गई है। कोरोना में जो है वैक्सीनेशन हो रहा है, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। ऐसे में कोरोना के नाम पर ठगी का व्यापार भी चलने लगा है। ठग भी सतर्क हो गए हैं। कोरोना तो बढ़ ही रहा है, साथ में ठग भी बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपको वैक्सीनेशन की डोज लगनी है। उससे संबंधित एक ओटीपी आपके फोन में आएगा। ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं और लोगों के खातों से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही मामलों में साइबर ठगों के बारे में हम बात करेंगे मोनिका जी से। मोनिका जी, जिस तरीके से कोरोना को लेकर ठग एक्टिव है और कोरोना की आड़ में कहीं ना कहीं अपनी दुकान चमका रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं, तो क्या मामला है ये? अभी कोरोना के समय बूस्टर डोज लगाई जा रही है, ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि साइबर जो ठग है, साइबर क्राइम जो होता है, उसमें क्या है, मोबाइल के जरिए ओटीपी आती है एक, मतलब पूछते हैं वो पैन कार्ड या आधार कार्ड आपका वो करेंगे, उसके जरिए उनकी जानकारी लेते हैं। मतलब ओटीपी से वो क्या है, आपके पूरे खाते को खाली कर सकते हैं, बिल्कुल बैंक अकाउंट को। तो यही है कि आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है उसमें। ठग कैसे बोलता है? अगर फोन आता है तो क्या उसके मतलब सवालात होते हैं? जी, वो आपसे पैन कार्ड या आधार कार्ड के जरिए मतलब कुछ भी जानकारी, मतलब आपको एक फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि आपके वैक्सीन की लगवाने के लिए आपकी अकाउंट एक ओटीपी आएगी, तो उसके लिए आपको एक मतलब वो ओटीपी देनी है। जी बिल्कुल। जी, मोनिका जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारा जो मोबाइल नंबर है हमारे बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, हमारे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है या हमारे पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। हमारे सभी प्रकार के खाते सभी प्रकार से हमारे मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर वैक्सीनेशन भी हम कराना चाहते हैं, वैक्सीन की डोज भी लगवाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हमारा मोबाइल नंबर देना पड़ता है, जिसके जरिए हम 10 लोगों को वैक्सीन लगवा सकते हैं एक मोबाइल नंबर से। ऐसे में आपके मोबाइल नंबर का यूज करके वैक्सीन के ओटीपी की जगह आपसे बैंक अकाउंट का ओटीपी भी आ सकता है और ऐसे में आपका खाता भी खाली हो सकता है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे और सरकार या वैक्सीनेशन टीम की तरफ से किसी को भी ओटीपी के लिए फोन नहीं किया जाता और किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ओटीपी नहीं मांगा जाता। तो इसके लिए सतर्क रहे और किसी भी फ्रॉड से बचिए। तो बात हो चुकी है वैक्सीनेशन की, सतर्क रहे ठगों से। अब बात करते हैं यूपी चुनाव की। देश में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। इस समय यूपी चुनाव बड़ा साबित होने वाला है, क्योंकि यूपी चुनाव से ही देश की जो है किस्मत का पता चलता है। बात अगर यूपी चुनाव की करें तो यूपी चुनाव के अंदर अभी जो बीजेपी के लिए जो है मामले खराब है, क्योंकि बीजेपी के एमएलए दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऋतुश्री जुड़ चुके हैं। ऋतु, जिस तरीके से खबरें आ रही है कि जो बीजेपी के जो एमएलए है, एमपी है, नेता है, जो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं,
ऐसे में और क्या खबरें सामने आ रही है? अभी तक तो खैर जो है यूपी सरकार जो जी। है मतलब बीजेपी योगी सरकार के लिए काफ़ी बड़े कल जो है बड़ा झटका था और आज भी एक और बड़ा झटका है। बताऊंगी मैं भी आपको जो कल स्वामी प्रसाद मौर्य जो है मंत्री है, जो उनकी कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। जी। अभी वजह ढंग से सामने नहीं आई है और ऐसा भी आया है कि वो सपा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन वो 14 तारीख को क्लियर होगा। अभी तक ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो सच में सपा में जा रहे हैं। उनके अखिलेश यादव के साथ फोटो ज़रूर थी उनकी, तो ऐसा लोगों ने ये मतलब ऐलान कर दिया है कि भाई वो सपा में शामिल हो रहे हैं, ऐसा वैसा। तो अभी तक ये 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा, मैं ये चीज़ बता दूं। और आज जो है एक और मंत्री ने, योगी के जो एक और मंत्री है वन मंत्री दारा सिंह, उन्होंने भी आज इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने कोई मतलब ऐसे कोई आरोप नहीं लगाया बीजेपी के ऊपर, बस वो एक अलग पार्टी में बना रहे हैं। कहीं ना कहीं नाराजगी है या आसार दिख रहे हैं कि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है उत्तर प्रदेश की? हो सकता है कि इसका अभी तक मुझे क्लियर नहीं है कि क्या इसकी पूरी वजह है। ये 14 तारीख को वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तक इसके पीछे की वजह क्लियर नहीं हुई है। मेरी तरफ से मतलब ये जो अभी खबरें जो चल रही है उसके अंदर नाराजगी ही दिखाई जा रही है, तो अभी तक इसका क्लियर नहीं हो पाया है। और जो है एक और मंत्री ने आज जो आपके इस्तीफा दे दिया है, मतलब 6-7 मंत्रियों का है इस्तीफा देने का। मतलब 6-7 मंत्री जो है बीजेपी से नाराज है, बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं नाराजगी चलेगी क्योंकि चुनाव है, हर पार्टी से कोई ना कोई नेता दूसरी पार्टी में जाएगा, अपना विरोध दिखाएगा। अगर समय रहते पार्टी ने नेता को अगर परख लिया तो ये जाने से बच सकते हैं, अन्यथा अगर नेता को नजरअंदाज किया जाएगा, किसी एक चेहरे पर फोकस किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पार्टी अपना जो है मुख्य चेहरा खो सकती है। जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता जो है सपा में चले गए, और भी नेताओं के जाने की अटकलें हैं। तो चलिए, ये तो हो गई राजनीति की बात है। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के वक्फ बोर्ड में भी अभी चर्चाएं तेज है, जहां देखा जाए तो पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जो फैजान हमदान से जुड़ चुके हैं। फैजान, वक्फ बोर्ड की खबरें आ रही है कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष जो है बनाए जा रहे हैं और विरोध भी जा रहा है, तो किस चीज का विरोध लोग कर रहे हैं? सर, वक्फ बोर्ड के जो अभी चेयरमैन चुने गए हैं, वो असल में हुआ ऐसा कि जो पिछली बार चेयरमैन थे उन पर बदनवानी के काफ़ी इल्ज़ामात हैं, उनके खिलाफ जांच भी चल रही है। इसीलिए उनको दोबारा से जो चुना गया है, इसके मुखालिफत में एहतजाज के तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ की तकरीबन दर्जन भर तंजीमें हैं मुस्लिम की, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। उसमें बहुत बड़ी बड़ी खानकाहें भी शामिल हैं, मदरसे के लोग हैं और मसाजिद के लोग हैं, इमाम हैं, मुअज्जिन, सब लोग शामिल हैं। और उसमें उन्होंने इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं कि ताकि उस चेहरे को हटा के कोई ऐसा दयानतदार आदमी लाया जाए जिसके खिलाफ कोई मुकदमा या कार्रवाई या जांच न चल रही हो। क्योंकि इन लोगों का कहना है, जैसा इन लोगों ने कहा कि इन लोग परेशान हो चुके हैं, इनके मसाइल हल नहीं किए जाते हैं। जाहिर है दयानतदार शख्स नहीं होगा अगर, तो इनके मसाइल को समझेगा नहीं, और समझेगा नहीं तो अपना फ़ायदा देखेगा, और कौम का भला वो क्या कर सकता है। तो इसीलिए इन लोगों ने विरोध जताया और मुखालिफत में प्रोग्राम किया, और हम प्रोग्राम को कवर करने भी गए थे। हमने लोगों से बात की और लोगों ने अपने दर्द रखे। उसमें भूतपूर्व सदस्य भी वक्फ बोर्ड के शामिल थे, उन्होंने भी अपना दर्द बताया कि हमें इस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। कि बताइए कि दयानतदार शख्स जैसा कि वो चाह रहे हैं, उनकी नीयत यही है कि कोई मुस्लिम शख्स को चेहरे को लाया जाए, जो अभी तक इसमें किया नहीं है उन्होंने। और अगर अभी किसका नाम सामने आ रहा है जो अध्यक्ष की बात अगर हो रही है? वो बुधवारी साहब हैं, वो इससे पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। उनने जो आज एहतजाज हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जो लोगों ने बातें की उनसे खतीबों ने, उसके मुताबिक तो ये शख्स अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मुखालिफत कर लोग नाराज है। लेकिन क्या चीज़ों को लेकर नाराजगी है? चीज़ें यही है कि जो भी उनके काम होते हैं, खुसूसन जो प्रॉपर्टीज होती हैं मुसलमानों के, इन लोगों का कहना ये है कि ऐसे आदमी को आप चेयरमैन के पद पर रखिए कि जो चीज़ों को समझता हो। जैसे कि कोई आलिम होगा तो दीनी जो मसाइल हैं उसको वो समझेगा और हल करने की कोशिश करेगा। आप ऐसे आदमी को रखते हैं जिसका दूर दूर से मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इल्म से वाक़फ़ियत नहीं है, फ़िक़्ह को नहीं जानता है, लोगों की परेशानियाँ भला क्या हल कर पाएगा। इन लोगों का कहना यही है कि ऐसे चेहरे को लाया जाए जो मुफ्ती हो या कम से कम आलिम हो और मुसलमान हो, जो करीब से देखता हो और समझता हो, जो है मसाइल को हल करे। मेन चीज़ की मसला इनका हल नहीं हो पा रहा है, तो फ़ायदा क्या है वक्फ बोर्ड के रहने से? जी बिल्कुल, फैजान ने सही कहा कि जो लोगों की नाराज़गी जो है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को लेकर, वो यही है कि जो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हो वो पूरी तरीके से इस्लाम से जुड़ा हो, इस्लाम के मुद्दों को समझता हो और इस्लाम की बारीकियाँ समझता हो। दोनों तरह के जो मसलों को वो समझता हो, तब जाके कोई एक जो है वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष चुना जाए।
दूसरी अगर बात करें राजस्थान में जो अगर ये वक्फ बोर्ड की बात हो गई, हमने कोरोना की बात कर ली है, तो हमने आज जाना कोरोना के बारे में, कोरोना का जो अपडेट है, कोरोना को लेकर जो ठगी हो रही है, वक्फ बोर्ड में जो समस्याएं चल रही है, और यूपी चुनाव में भी हमने जाना। लेकिन यूपी चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रह जाती है जो हमें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और यूपी चुनाव से संबंधित जो डिस्कशन है उसके लिए हम मोहम्मद कासिम हमसे जुड़ चुके हैं। कासिम, जिस तरह से यूपी चुनाव में सरगर्मियां तेज है, तो क्या अपडेट आपके सामने आ रही है? सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 रियासत में जो है असम्बली इंतखाबात होनी है, जिसके अंदर 5 में से 4 रियासत ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है। सिर्फ उनमें से एक ऐसी रियासत है जहाँ पर जो है कांग्रेस है, वो है पंजाब। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी की जो चाल को आप समझिए, मैं आपको बताता चलूँ कि जब 3 ज़र्री कवानीन को वापस लेने का बात आई, तो उस वक्त इन्होंने कानून, इनका मेन जो बीजेपी का जो मेन मुद्दा था कि अगर हम कानून को 3 ज़र्री कवानीन को वापस ले लेंगे तो शायद जो है लोगों का हमारी तरफ जो है पलड़ा पलट जाएगा। और उनको ये लग रहा था कि हम पूरे तरीके से पंजाब में जो है इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ऐसा उनके जहन, हकीकत कुछ और थी। जब फ़िरोज़पुर का जो है मामला सामने आया, जब प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे थे, तो उनको रोका जा रहा, उनको जब रोका गया तो कहीं ना कहीं जो है उस वजह से सामने खुलासा खुल के आ गया है कि किसान जो हैं जैसे थे वैसे के वैसे ही। अभी तक उनका कोई जहन ऐसा नहीं बदला कि शायद 3 ज़र्री कवानीन जो वापस लेने के बाद जो वो बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से काफ़ी सारे जो गुजरा है MLAs हैं, उन्होंने जो है इस्तीफ़ा देना, सिर्फ टिकट को लेकर जो है इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया बीजेपी पार्टी से। और मैं आपको नाम बता दूं, सबसे पहले जो शुरुआत की है इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि पार्टी से बीजेपी के वुज़रा और MLAs ने जो है इस्तीफ़ा लेना शुरू कर दिया। उनमें सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले योगी हुकूमत के ये एक काबीना में जो है वुज़रा थे, तो इन्होंने सबसे पहले जो है इस्तीफ़ा दिया है। और कुछ जो है नाजरीन का कहना है कि अब 10 MLAs और भी हैं जो इस्तीफ़ा देना। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया बीजेपी पार्टी के सामने, और कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव का पलड़ा जो है भारी होता जा रहा है। क्या नाराजगी सामने आई? कुछ नाराजगी सिर्फ जो है इसमें इन्होंने खुलासा तो ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि कुछ टिकट को लेकर जो है, जो दिल्ली एक मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो है टिकट को लेकर इन लोगों के आपस में जो है कंट्रोवर्सीज होगी, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। तो कई दूसरी पार्टी से भी जो है जो नेताओं का दूसरी पार्टी में जाना या बीजेपी से ऐसे अपडेट आ रहे हैं? जहाँ तक मेरा आइडिया है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रसाद मौर्य की फोटो जो है शेयर की है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसने ये भी लिखा है कि आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। तो इस तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। कल अखिलेश यादव का हमने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर योगी दोबारा अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री के दावेदार वो हो गए, योगी हो गए। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बीजेपी के नेताओं को बरगलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कल के उस डिबेट के अंदर जो ये बात बोली है, उसमें उन्होंने सिर्फ योगी और बीजेपी के, उन्होंने और भी ज़्यादा मीडिया के बारे में भी काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही कि, लेकिन उसमें ये अखिलेश यादव का जो मतलब उसको फुल कॉन्फिडेंस है कि इस बार मेरी हुकूमत बनेगी, और वो खुलकर जो है खुलासा और अपोजिशन वालों को जो है मुखालफत कर रहा है। जी बिल्कुल, हुकूमत अखिलेश यादव का मानना है कि उनकी बनेगी, योगी जी का मानना है कि उनकी बनेगी, कांग्रेस का मानना है कि उनकी बनेगी। ये तो जनता तय करेगी कि हुकूमत यूपी में किसकी बनती है। खैर, बात अगर जो है दल बदलने की हो तो चुनाव नज़दीक है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो ऐसे में जो है ये चीज़ें आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी। आज हमने डिस्कशन किया कोरोना को लेकर जो स्कैम हो रहे हैं उन पे, और यूपी चुनाव पे हमने डिस्कस किया। तो कल हम मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ रूम लाइव। नमस्कार।